मेरी पागल नंद को मेरा शौहर हर वक्त जंजीर से बांध कर रखता और कहता, इसे खोलना मत, ना ही इसके करीब जाना, वरना ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। मैं भी नंद के सामने न जाती। जब एक दिन दरवाजे पर एक फकीर आया और बोला, इसको खोल दे, तेरे घर नोटों की बारिश हो जाएगी। ये सुनते मैं चौंक गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा शौहर तो खुद गुर्बत से तंग आकर रिक्शा चलाता था। लेकिन एक दिन भूख से तंग आकर नंद की जंजीर खोल दी तो वो सो रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जो ही डर के दरवाज़ा खोला तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि हमारा छोटा सा घर था, जिसके दरो दीवार से गुर्बत टपकती थी। एक कमरे में मेरी पागल नंद जंजीरों से बंधी हुई थी। शादी के शुरू के दिनों में मुझे इस पर बहुत तरस आया करता और मैं इसके पास जाने की कोशिश करती। लेकिन जैसे ही मेरे शौहर को इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपनी नंद से हमदर्दी करते हुए इसे खोलना चाहती हूँ, तो मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से ताकीद की कि कभी गलती से भी सबा को आज़ाद करने की कोशिश न करना। मेरी बहन खतरनाक हद तक पागल है और वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे शौहर ने मोहब्बत से मेरे माथे को छुआ और कहने लगे कि मुझे तुम्हारी जान बहुत अजीज है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे। हामिद की इस कदर तवज्जो और मोहब्बत पर मैं निहाल हो गई। यूं भी शादी के शुरू के दिनों में तो जिंदगी बहुत ही अच्छी लगती है, शौहर की हर बात ठीक लगती है। मैंने भी यही सोचा कि वो ठीक ही तो कह रहे हैं, इनकी बहन ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। अपने शौहर की बात सुनकर मैं कुछ खौफजदा सी हो गई थी और मैंने अपनी नंद के कमरे में जाना ही छोड़ दिया था। कभी कभार मैं कमरे के दरवाजे से झांक कर उसे देखती तो वो आंखें बंद किए पड़ी होती। मैं सारा दिन घर के कामकाज करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। मेरा शौहर खुद ही घर आने के बाद नंद के कमरे में चला जाता और इसका ख्याल रखता। मेरा शौहर एक रिक्शा ड्राइवर था, इसलिए वो दिन के वक्त भी घर वापस आ जाता और नंद का खाना लेकर खुद उसके पास जाता। मेरी नंद एक 18-19 साल की खूबसूरत और जवान लड़की थी, लेकिन वो नसीब से हारकर इन जंजीरों में कैद थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे, फिर भी इसके चेहरे की खूबसूरती देखने वाले को मबहूत कर देती थी। मैं जब भी कभी इसके कमरे के बाहर से गुजरती तो मुझे उसके कराहने और चीखने की घुटी घुटी आवाज़ें आती। मैं अपनी नंद को ठीक देखना चाहती थी और मैं जानती थी कि हर तरह की बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन हमारे घर तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। नंद के इलाज का बोझ हम कैसे उठाते। मेरी शादी को 6 महीने होने वाले थे। मेरा शौहर हामिद रिक्शा चलाता था और एक दिन उसी के रिक्शे में बैठकर मैं बाजार से घर लौटी तो वो सारा रास्ता शीशे में से मुझे देखता रहा और मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया। जैसे ही रिक्शे से उतरकर मैंने किराए के पैसे दिए तो उसने मुझे अपना नंबर दे दिया और यूं हमारे बीच रिश्ते की शुरुआत हुई। काफ़ी अरसे तक मैं और हामिद एक दूसरे से बात करते रहे और फिर एक दिन हामिद मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया। मैं भी हामिद की तरह एक गरीब फैमिली से ही थी, इसलिए बगैर किसी परेशानी के मेरा और हामिद का रिश्ता हो गया और हमारी सादगी से शादी हो गई। हामिद ने बताया था कि उनके माँ बाप के इंतकाल पर उनकी बहन सदमे से पागल हो गई, इसलिए वो उसे एक कमरे में बंद रखते हैं। मैं भी ये सोचकर खुश थी कि मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं हैं, एक पागल नंद ही तो है जो सारा वक्त जंजीरों से बंधी रहती है। मुझे भला उससे क्या तकलीफ हो सकती थी। जब शादी के अगले दिन मैंने खूबसूरत सी सबा को जंजीरों से बंधे हुए देखा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हामिद ने साफ साफ कह दिया कि सबा के करीब जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे जब दौरा पड़ता है तो वो किसी भी हद तक चली जाती है। हामिद ने बताया कि एक दफ़ा सबा ने उनका भी सर फाड़ दिया था, इसलिए मैंने भी अपने शौहर की बात मान ली। हामिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं भी उनके लिए जान देती थी। हामिद पहले की तरह अब भी रिक्शा चलाते थे, लेकिन हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। बढ़ती हुई महंगाई ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी थी और मैं अब जिंदगी से तंग आने लगी। पैसों को लेकर रोज़ रोज़ मेरा और हामिद का झगड़ा होने लग गया था। हामिद बेचारे भी मजबूर थे, वो मुझे अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे, लेकिन फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सके थे। हमारे घर मुस्तकिल फाके होने लगे थे।
हम एक वक्त का खाना खाते तो एक वक्त खाली पेट गुजार देते। ऐसे में सबा का इलाज कराना या उसके खाने पीने का ख्याल रखना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। एक दिन मैं सफाई करने के लिए उसके कमरे में गई तो मैंने उससे पहली दफा होश में देखा। वो इशारों में मुझे खोलने का कह रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो बोलना चाहती हो लेकिन बात नहीं कर पा रही हो। मैं कुछ देर खामोशी से देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने हाथ और पैरों को बुरी तरह पटक रही थी, जैसे जंजीरों से आज़ादी चाहती हो। इसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वो फिर भी बार बार मुझे समझा रही थी कि मैं उसे खोल दूं। मैं फितरतन बहुत नरम मिजाज थी और उसकी तकलीफ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि क्यों ना मैं इसे खोल दूं, लेकिन फिर हामिद की बात याद आ जाती और मेरे कदम जंजीर हो जाते। मैं घर में अकेली थी और अगर ऐसे में मेरी नंद मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाती तो मैं क्या करती। यही सोचकर मैं उसे खोले बगैर बाहर निकल आई, लेकिन मेरी आंखों में बार बार उसका मासूम सा चेहरा आ रहा था। वो तकरीबन मेरी ही हम उम्र थी, लेकिन जिस अजियत में वो थी इसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हामिद ने बताया था कि वो पिछले 1 साल से इसी हालत में है और ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाया करते थे कि वो 1 साल से एक ही कमरे में बंद पड़ी है। मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन सबा की वजह से मैंने हामिद से कुछ नहीं कहा था। मैं गरीबी से परेशान हो चुकी थी और 2 वक्त पेट भरकर रोटी खाना चाहती थी। अब तो सबा के कराहने और चीखने की आवाज़ों से भी मुझे झुंझलाहट होने लगी थी। खाली पेट तो इंसान को अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। मैं कामों से फारिग होकर कान लपेटकर अपने कमरे में पड़ी रहती और हामिद के वापस आते ही हम दोनों के दरमियान किसी न किसी बात पर बहस हो जाती। हामिद कमरे से निकलकर सबा के कमरे में चला जाता। वो जब भी सबा के कमरे में जाता तो मुझे इस बात की ताकीद करता कि मैं उसके पीछे कमरे में न आऊं, क्योंकि सबा उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। इसीलिए कभी मैं हामिद के पीछे सबा के कमरे में नहीं गई। हामिद खुद ही सबा के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता। मेरी छोटी बहन की शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरे पास पहनने के लिए एक ढंग का जोड़ा भी नहीं था। एक सुबह मैंने हामिद से कहा कि मुझे शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। आखिर मैं कब तक अपने अरमानों को सुलाती रहूंगी। मेरी एक ही तो छोटी बहन थी, मैं उसे कोई अच्छा सा तोहफा भी देना चाहती थी। लेकिन मेरी बात सुनकर तो हामिद हत्थे से ही उखड़ गया और कहने लगा, तुम्हें अच्छी तरह हमारे हालात का इल्म है, इसके बावजूद भी तुम मुझसे पैसों का तकाजा कर रही हो। सुबह ही सुबह हम दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया और हामिद रिक्शा लेकर निकल गया। मैं रोती हुई अपने कमरे में लेट गई। मुझे हामिद के हालात का अंदाजा था, लेकिन मैं कब तक इस गरीबी की चक्की में पिस सकती थी। मैं जवान थी और मेरे दिल में बहुत सी ख्वाहिशें थीं जो शादी के बाद अधूरी रह गई थी। मुझे बेड पर लेटे आंसू बहाते कुछ ही देर गुजरी थी कि घर का दरवाज़ा बजने लगा। बहुत मुश्किल से मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठी तो सबा के कमरे से कराहने की आवाज़ आ रही थी। मैं उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए दरवाजे पर आई तो वहाँ एक फ़कीर जब्बा पहने खड़ा था। उसके गले में बहुत सारे मनकने थे और हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का प्याला। मुझे देखते ही कहने लगा कि तेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तू मखलूक पर रहम कर, खुदा तुझ पर रहम करेगा। मैं खामोशी से इसकी बात सुन रही थी कि अचानक वो कहने लगा कि जा उसे खोल दे, तेरे घर नोटों की बारिश हो जाएगी। इस फकीर की बात सुनकर मैं एकदम चौंक उठी। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन है। मेरा शौहर तो रिक्शा चलाता है, फिर भला मेरे घर नोटों की बारिश कैसे होगी। मेरा मूड पहले ही खराब था। फकीर की बात सुनकर और भी खराब हो गया और मैं दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गई। रात को हामिद लौटकर वापस घर आ गया तो हम दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। खामोशी हम दोनों के दरमियान हायल हो गई थी। रात के खाने के लिए भी घर में कुछ मौजूद न था। हम दोनों खाली पेट ही बिस्तर पर लेट गए। भूख की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और बार बार फकीर की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। ये बात सच थी कि हम किसी इंसान पर रहम नहीं कर रहे थे तो खुदा हम पर रहम कैसे करता। सबा बहुत ही अजियत में थी। उसके हाथों पैरों पर जंजीरों के निशान पड़ चुके थे, लेकिन हामिद ने कभी उसे खोला नहीं था। जिस तरह हम दोनों भूखे थे उसी तरह वो भी भूखी थी।
हम तो फिर भी अपना दर्द जुबान से कह सकते थे, लेकिन उसे तो बात तक नहीं की जाती थी। इन्हीं सोचों में गुम मुझे न जाने रात के किस पहर आंख लग गई और सुबह जब मेरी आंख खुली तो हामिद रिक्शा लेकर जा चुका था। मैं खाली पेट सफाई करते करते सबा के कमरे में पहुंची तो वो शायद बहुत गहरी नींद में थी। इसकी भोली सी सूरत पर मुझे प्यार आ गया और फकीर की बात भी याद आई तो मैंने उसकी जंजीरें खोल दी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली आई। मैंने सोच लिया था कि हामिद की वापसी से पहले इसे दोबारा बांधूंगी, लेकिन अचानक दरवाजे पर होने वाली दस्तक से मैं डर गई। हामिद शायद जल्दी वापस आ गए थे और अगर वो सबा को आज़ाद देखते तो न जाने मेरे साथ कैसा सलूक करते। पहले ही उनका मूड बहुत ख़राब था। यही सोचते हुए मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था। जैसे ही मैंने इसे खोला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो नोटों से भरा हुआ था। मैंने परेशानी से इधर उधर देखा, लेकिन गली में कोई मौजूद नहीं था। दोपहर का सन्नाटा था। मैंने बैग उठाकर अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। फकीर के जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे। खुदा को वाकई मुझ पर रहम आ गया था। मैं खुशी से दीवानी हो रही थी और साथ साथ इतने नोट देखकर मुझे हैरत भी हो रही थी। मैंने बैग अपने कमरे में रखा और सबा को देखने के लिए उसके कमरे में गई, लेकिन वहां तो क़यामत मेरी मुंतज़िर थी, क्योंकि सबा अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। मेरी जान निकल गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सबा कहाँ चली गई है, जबकि मैं तो सारा वक्त घर पर मौजूद रही थी। मैंने सारे घर में चक्कर लगा लिया, लेकिन सबा कहीं नहीं थी। यूँ भी हमारा घर बहुत ही छोटा सा था। घर का दरवाज़ा दोबारा से बजने लगा। दरवाज़ा खोलते ही मुझे हामिद का चेहरा नजर आया और मेरे औसान खता हो गए। हामिद को अगर पता चलता कि मैंने सबा को जंजीरों से आज़ाद किया था तो शायद वो मुझे कभी माफ़ ना करते, क्योंकि उनकी इकलौती बहन कहीं गायब हो गई थी और वो सबा से बहुत ही मोहब्बत करते थे। घर आते ही सबसे पहले उसे देखने उसके कमरे में जाते। यही सोचकर मैं खौफजदा हो गई थी कि जब वो कमरे में जाएंगे और सबा उन्हें नजर नहीं आएगी तो वो मुझसे सवाल करेंगे, और इस खौफ के तहत मैंने रोते हुए उन्हें पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया कि एक फ़कीर की बातों में आकर मैंने सबा की जंजीरें खोल दी थी और बदले में मुझे बहुत सारे पैसे भी मिल गए, लेकिन सबा कहीं गायब हो गई है। हामिद ने एक कहर बरसाती निगाह मुझ पर डाली और कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरी बहन के करीब मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी वजह से अब बदनामी का तोक हमारे गलों में लटकेगा। तुमने अपनी बहन की शादी की खातिर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। मैं अपनी बर्बादी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। ख़ानदान वाले मुझ पर थू थू करेंगे कि मेरी बहन घर से फरार हो गई है। हामिद की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि भला एक पागल लड़की के गायब हो जाने पर बरादरी और ख़ानदान वाले क्यों थू थू करेंगे। मैंने हामिद से कहा कि सबा ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं, वो मिल जाएगी। हामिद कहने लगे कि जो फ़कीर तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि उसे जंजीरों से आज़ाद कर दो, वो फ़कीर नहीं बल्कि सबा का आशिक था, और उसी की वजह से मैंने सबा को जंजीरों में कैद करके रखा था। हामिद अपना सर पकड़ कर बैठ गए थे और इनकी बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। इसके बाद जो कुछ हामिद ने मुझे बताया वो तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। हामिद कह रहे थे कि सबा अपने कॉलेज के एक दोस्त के भाई को पसंद करने लगी थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, लेकिन हमारी बरादरी से बाहर के थे, और हमारे यहाँ लड़की की बरादरी से बाहर शादी करने को गाली समझा जाता है। इसीलिए जब इस लड़के ने रिश्ता भेजा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। यूँ भी वो लोग हमसे कहीं ज़्यादा पैसे वाले थे और हम उनके आगे कुछ भी नहीं थे। मुझे डर था कि कहीं वो लड़का कुछ दिनों की शादी के बाद सबा को वापस छोड़ कर न चला जाए। इसलिए मैं बार बार रिश्ते से इनकार करता रहा और वो लड़का बार बार रिश्ता भेजता रहा। जैसे ही अम्मा अब्बा का इंतकाल हुआ तो अगले ही दिन सबा इस लड़के के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। इससे पहले के ज़माने को पता चलता और रुसवाई और बदनामी मेरे नसीब में लिखी जाती,
میں نے صبا کو ढूंढ نکالا اور اسے مارتا پیٹتا گھر لے آیا۔ گھر لاتے ہی میں نے صبا کو زنجیروں سے باندھ دیا اور خاندان والوں کے پوچھنے پر کہہ دیا کہ صبا کا ذہنی توازن ماں باپ کے انتقال کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے۔ پہلے برادری اور خاندان والے ہمارے گھر آیا کرتے تھے، لیکن اماں کے انتقال اور صبا کے پاگل پن کا سن کر سب نے ہی آنا جانا ترک کر دیا اور میں بدنامی سے بچ گیا۔ میں نے صبا کو نیند کے انجیکشن لگانے شروع کر دیے اور وہ اس کے زیر اثر بے ہوش رہتی، اور جب اسے ہوش آتا تو وہ چیخنے کی کوشش کرتی۔ ایک ہی کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے اس کی صحت گرتی چلی گئی اور فاقوں کی وجہ سے تو وہ پوری طرح ہی بے حال ہو گئی۔ لیکن اگر میں اس پر رحم کھاتا تو برادری مجھ پر رحم نہ کھاتی اور ہمیں برادری سے نکال دیا جاتا۔ میری اماں نے ساری زندگی برادری کے رواجوں کی پاسداری کی تھی، اور میں کیسے اپنی بہن کو ان رواجوں کے خلاف جانے دیتا؟ جب تم دلہن بن کے اس گھر میں آئی تو میں نے اسی لیے تمہیں سختی سے منع کر دیا کہ تم صبا کے کمرے میں نہ جانا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم بہت ہی نیک دل ہو اور ایک نہ ایک دن تمہیں صبا پر رحم آ ہی جانا ہے۔ تم نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا اور صبا کو آزاد کر دیا۔ صبا کے کمرے میں پردے کے پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہے، اور یقیناً وہ تمہیں پیسوں کی لالچ دے کر اسے پیچھے سے بھگا لے گیا ہے۔ تم خوشی سے اپنی بہن کی شادی میں شریک ہو اور مجھے میری بہن کی بربادی کا ماتم منانے دو۔ حامد کے لہجے اور ان کی سوچ پر آج مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے بھائی تھے جو برادری کی خاطر اپنی بہن کو خوشیاں نہیں دینا چاہتے تھے اور اپنی بہن کو پاگل بنا کر زنجیروں سے جکڑ دیا تھا۔ میں نے افسوس سے حامد کو دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ کیسے بھائی ہیں جو اپنی بہن کے محافظ بننے کی بجائے اس کے دشمن بن گئے؟ اگر آپ کی بہن اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک جائز طریقہ اختیار کر رہی تھی تو آپ کیسے اتنے ظالم ہو گئے؟ آپ نے بھی تو مجھ سے اپنی پسند سے شادی کی ہے، تو کیا صبا کو حق نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے فیصلہ کر سکتی؟ حامد غصے سے کہنے لگا کہ برادری والے ہمیں برادری سے باہر نکال دیں گے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں حامد سے پوچھا، آپ اور میں پچھلے 1 مہینے سے فاقے زدہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی برادری سے کون ہمیں روٹی دینے کے لیے آ گیا؟ جو برادری ہمارے دکھ تکلیف میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہے، ہم اپنی خوشیاں ان کے لیے کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی برادری والے ہمارے حالات سے واقف نہیں؟ لیکن کبھی کسی نے ایک وقت کی روٹی بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی، اور آپ نے ان کے لیے اپنی پھول جیسی بہن کو پاگل بنا دیا۔ جس نے عزت سے کئی دفعہ آپ کی بہن کے لیے رشتہ بھیجا ہے، وہ یقیناً اس سے بہت ہی محبت کرتا ہوگا۔ آپ کی برادری والوں نے تو آپ کی بہن کے پاگل پن کا سن کر آپ کے دروازے پر قدم رکھنا تک چھوڑ دیا، اور آپ ان کی فکر کر رہے ہیں۔ میری باتوں نے حامد کو احساس دلایا تھا کہ واقعی انہوں نے صبا کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں حامد کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے التجا کی کہ ان کی بہن کو خوشیوں بھری زندگی گزارنے دیں۔ یہ ذات پات برادری سب ہماری بنائی ہوئی ہیں، اس کا ہمارے دین اور محبت سے کوئی تعلق نہیں۔ حامد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حامد جانتے تھے کہ وہ لڑکا کہاں رہتا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر لے گئے۔ یہ ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ صبا سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کمزوری کے باعث ابھی بھی کانپ رہے تھے، لیکن چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر صبا کو گلے سے لگایا تھا اور بہت ساری دعائیں دی تھیں۔ حامد نے پیسوں والا بیگ صبا کے شوہر کے آگے رکھ دیا تھا۔ ہمیں اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ صبا کو خوش دیکھ کر مجھے جو خوشی حاصل ہوئی تھی، شاید وہ پیسے کو دیکھ کر بھی نہیں ہوئی تھی۔ صبا کے شوہر نے ہماری مدد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن حامد بہت ہی خوددار تھے۔ ہم انہیں دعائیں دے کر اپنے گھر لوٹ آئے تھے۔ 4 دن بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک سے ہی حامد کے کام میں اتنی برکت ہو گئی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ اب ہم 3 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے تھے۔ جو ظلم حامد نے صبا کے ساتھ کیا تھا، شاید اسی وجہ سے ہی ہمارے رزق میں تنگی ہو گئی تھی۔ میں نے مخلوق پر رحم کیا تھا اور خالق نے مجھ پر۔ میں نے ایک بات بہت اچھے سے سمجھ لی تھی کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف یا دکھ پہنچے تو اسے اپنے اعمال پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی دوسرا انسان تکلیف میں مبتلا ہے تو ہم بھی کبھی سکھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میری چھوٹی بہن کی شادی شروع ہو گئی تھی اور حامد نے اپنی کمائی سے پیسے بچا بچا کر مجھے ایک جوڑا بنا دیا تھا۔
मेरा जोड़ा बहुत महंगा तो नहीं था, लेकिन मेरे शौहर की हलाल की कमाई का था और मेरे लिए उससे बड़ा अज़ाज़ और कोई नहीं था। सबा और उसका शौहर हमारे घर आने जाने लगे। सबा जब भी आती मेरे गले लगकर रोने लगती, हमेशा मेरे लिए तहाइफ लेकर आती और मुझसे कहती कि भाभी, आपने मेरी माँ होने का हक अदा किया है। बरादरी वालों ने हमेशा की तरह सबा के रिश्ते पर बहुत उंगलियां उठाईं, लेकिन अब हमें उनसे कोई सरोकार नहीं था। आज भी ऐसी बहुत सी बरादरियां हैं जहां लड़कियों की बरादरी से बाहर शादी को बहुत मायूब समझा जाता है और बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी बहन बेटियां बिन ब्याही रह जाती हैं। क्या आपने भी किसी ऐसी बरादरी के निज़ाम को देखा है जिसकी वजह से कई लड़कियां अपनी दहलीज पर ही बूढ़ी हो गई हो? तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।